सब्सक्राइब टू नॉलेज गेट बाइट्स चैनल, जहां हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टॉपिक्स स्मॉल वीडियोस में। हेलो एवरीवन, तो चलिए अभी बात करते हैं बायस ऑप्टिमल क्लासिफायर का। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। बायस थ्योरम का बेसिक्स फंडामेंटल हमें पता है ना, उसी के ऊपर ये बेस्ड है। हालांकि जैसा यहाँ पे लिखा है, आई विल गो वन बाय वन। द बायस ऑप्टिमल क्लासिफायर, इट्स अ थ्योरेटिकल मॉडल इन मशीन लर्निंग दैट मेक्स प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन द हाईएस्ट पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। तो पहली बात, इट्स अ क्लासिफायर, है ना। तो जहाँ भी क्लासिफिकेशन का काम होता है, ऑलरेडी पहले हम उस पर बात कर चुके हैं, वहाँ पे बायस ऑप्टिमल क्लासिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात नोटिस करने की क्या है, इट्स अ थ्योरेटिकल मॉडल। तो ये प्रैक्टिकली कितना यूज हो पाएगा नहीं हो पाएगा आगे उसकी बात करेंगे। फिलहाल ये मान के चल रहे थ्योरेटिकल मॉडल है, बिकॉज ये प्रिडिक्शन करता है अब प्रोबेबिलिटी के बेस पे। अब कभी कभी प्रॉब्लम क्या है, या ज़्यादातर केस में प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि हिस्टोरिकल डेटा से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, बट ये पूरा जो मॉडल है उसकी पूरी फंक्शनिंग, पूरा मैकेनिज्म, पूरा कंक्लूजन प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। और प्रोबेबिलिटी अपने आप में बताता है कि हर चीज़ क्लियर नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऊपर नीचे हो सकती है। तो दैट इज़ द रीज़न। प्रैक्टिकली में से कितना यूज़ कर पाएंगे वो अलग बात है, बट ये इनपुट भी प्रोबेबिलिटी में लेगा और जो सॉल्यूशन है वो भी प्रोबेबिलिटी के बेस में ही करेगा। क्या करेगा, कैसे करेगा, देखते हैं। So it uses Bayes theorem to combine prior knowledge with observed data and to make the most accurate possible prediction. तो ऑलरेडी ये बात कह रहा है कि भाई जिम्मेदारी नहीं है, बट ट्राई करूंगा, बेस्ट पॉसिबल प्रिडिक्शन करने की कोशिश करूंगा। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द थ्योरी, आई थिंक एक छोटा सा न्यूमेरिकल आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एकदम क्लैरिटी आपको हो जाएगी। देन आई विल गो बैक इनटू द फॉर्मूला एंड थ्योरी वाला पार्ट। सो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, दैट इज स्पैम ईमेल क्लासिफिकेशन। तो बहुत कॉमन आइडिया है कि भाई एक ईमेल आपके पास आ रहा है ना, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो स्पैम है कि नहीं है ना। अब क्या क्या चीज़ें गिवन है, ध्यान से देखिए। हियर वी वांट टू क्लासीफाई एन ईमेल एज स्पैम और नॉट स्पैम बेस्ड ऑन सर्टेन फीचर्स। अब कैसे करोगे, तो यहाँ पर हमने एक चीज़ ली है कि दो वर्ड्स हम स्टडी करने वाले हैं। एक वर्ड है ऑफर, है ना, और एक वर्ड है विन। तो आमतौर पे जो स्पैम होते हैं उसमें ऑफर या विन इस तरह के शब्दों की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। रियलिटी में भी लोग ऐसे ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब कुछ प्रोबेबिलिटीज हमारे पास गिवन है, क्या है मैं डिस्कस करता हूँ। यही प्रॉब्लम है कि इसको हम थ्योरेटिकल मॉडल ट्रीट कर रहे हैं, बिकॉज ये प्रोबेबिलिटी कितनी एग्जैक्ट है ये भी एक सब्जेक्टिव बात है। सो हम जनरल मान के चल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम मैसेज इज 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्पैम इज 0.6। हालांकि मेरे हिसाब से तो उल्टा होना चाहिए, बिकॉज मेरे को तो लगता है ज़्यादा स्पैम भी आता है, बट स्टिल चलो फिलहाल मान के चल रहे हैं कि आमतौर पे जितने मैसेज हमारे पास आए 40% उसमें से स्पैम होते हैं और 60% स्पैम नहीं होते, ये हम मान के चल रहे हैं। अब कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी पहले से हमारे पास गिवन है, प्रायर नॉलेज है हमें, क्या है। तो जैसा आप इसको कैसे पढ़ेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ईमेल contains a offer if it is already known that it is spam, likelihood जैसे हम बोलते हैं। तो अगर ये पहले से पता है कि वो स्पैम पे है, फिर इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी उसके अंदर ऑफर वर्ड मिलेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.8 मानो 80% है। सिमिलरली स्पैम के अंदर विन मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.7। अब क्या जरूरी है अगर नॉट स्पैम है तो उसमें ऑफर या विन नहीं हो सकता, नहीं जरूरी तो नहीं है। तो ये भी देख रहे हैं, अगर स्पैम नहीं है और फिर भी उसके अंदर ऑफर है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2, विच इज लाइक वेरी लेस। और स्पैम नहीं है और उसके अंदर ये टर्म आपको मिले विन, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1 यानी कि 10%। और ये सभी एक तरह का अजम्पशन है, ठीक है। अब ये डेटा हमारे पास, अब हमें करना क्या है, हमें एक फीचर ऑब्जर्व करना है कि वो कितने ईमेल हैं जिनके अंदर ऑफर और विन दोनों चीज़ें, बेसिकली हमें प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है स्पैम पर नॉट स्पैम की। अब ये पूरा कैलकुलेशन और हम हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या उसके बारे में अपन बात करेंगे। सो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जैसे ही कोई मेल आए, बस बेस्ड ऑन द दीज टू वर्ड्स, रियलिटी में तो बहुत सारे कीवर्ड्स हो सकते हैं, बट इन दो वर्ड्स के बेस पे, यानी कि स्पैम के बेस पे और विन के बेस पे, ये आइडेंटिफाई करना कि वो स्पैम होगा या नहीं होगा, इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है। सो आई विल गो वन बाय वन, और बेस टर्म का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता है, एक एक करके बात समझते हैं। अब यहाँ देखिए, पहला आइडिया हमारे पास क्या है, हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं किस चीज़ की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाय स्पैम। अच्छा, एक्स कौन सा हमारा केस है जो मैं बोल रहा हूँ, जो हम स्टडी करने वाले हैं। तो हमारा वो मेल है एक्स, वो क्लास है जहाँ पे वो मेल है जिसके अंदर ऑफर और विन दोनों वर्ड है ना। तो अब देखिए इसको कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमें पहले निकालना है, फॉर एग्जाम्पल क्या पढ़ूँ, इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि अगर कोई ईमेल ऑलरेडी स्पैम है
तो उसके अंदर जॉइन और ऑफर, सॉरी विन और ऑफर दोनों कीवर्ड हो। पहले इसको समझो, बहुत जल्दी चलने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर विन और ऑफर दोनों होना चाहिए। इफ इट इज ऑलरेडी नोन वो स्पैम पेज जिसकी प्रोबेबिलिटी में कैलकुलेट करनी है। अब बायस थ्योरम हमें पहले से पता है ना, तो बजाय इसके कि टोटल एक साथ कैलकुलेट करें, विल गो वन बाय वन। सबसे पहले देख लेते हैं इन जनरल इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है। यह तो क्योंकि हमें बेसिक आइडिया पहले से पता है ना, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम पहले देख रहे हैं स्पैम्प वाला केस ना, यस, तो अगर स्पैम्प है उसके अंदर ऑफर हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.8 हमें पहले से पता है। अगर स्पैम्प है उसके अंदर विन हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.7 है। तो डायरेक्टली यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, है ना, ये कोई डिफरेंट केस नहीं है क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट केसेस हैं। तो 0.8 इंटू 0.7, तो ये जो एंड होने की प्रोबेबिलिटी हमारी आएगी 0.56, यानी कि कोई भी मेल जो स्पैम्प है उसके अंदर विन और ऑफर दोनों हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.56। ठीक है। नाउ सिमिलरली उल्टा भी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या, अगर मेल स्पैम्प नहीं है और ये हमें पहले से पता है, स्टिल उसके अंदर ऑफर भी और विन भी, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑब्वियसली बहुत कम है, बट अगेन इंडिपेंडेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 0.2 इंटू 0.1 यू विल गेट 0.02, है ना, ये बात हमें समझ आ गई। अब क्या करना है, जैसे हम बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो एक बार मैं इस आइडिया से भी आपको बात समझाना चाहता हूं। देखिए, ये हमारे टोटल वो मेल है जिसमें विन और ऑफर ये दोनों वर्ड हैं। अब इस दो आइडिया हो सकते हैं क्योंकि हमने दोनों केस इमेजिन कर लिए। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों वर्ड हो और वो स्पैम्प हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों वर्ड हो बट वो स्पैम्प ना हो, है ना। तो आई विल गो वन बाय वन। इन जनरल स्पैम्प होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0.4, ये तुम घर से सीख के आए हैं। और स्पैम्प होने के बाद उसके अंदर विन और ऑफर दोनों हो, यानी कि वही एक्स बाय स्पैम्प, ये ऑलरेडी अभी हमने कैलकुलेट किया 0.6। तो दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल केस आ जाएगा 0.224। बेसिकली ये कौन सा केस रिप्रेजेंट कर रहा है? अगेन दैट हमारे पास स्पैम वाले रास्ते से विन और वो वैल्यू, दोनों वैल्यू आ रहे हैं हमारे पास। अब नीचे से देखिए, कोई मैसेज इन जनरल स्पैम नहीं है, इस बात के कितने चांसेस है? 0.6, ये बात हमें समझ आ गई। देन उसके अंदर स्पैम नहीं होने के बाद भी उसके अंदर विन और ऑफर दोनों हो, दैट इज 0.2। तो 0.02 यहाँ पर लिखा, और ये जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो वैल्यू आती है 0.012। और यहाँ से आप टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 0.263, है ना। तो ये ऑब्वियसली दोनों को मिला के हमारे केस आगे वेदर स्पैम्प है या वेदर स्पैम्प नहीं है, इस बात के कितने % चांस है कि ऑफर और विन एक साथ आ जाए, ऑफर भी आ जाए और विन भी आ जाए एक साथ, इररेस्पेक्टिव स्पैम्प एंड नॉट स्पैम्प। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ देखिए ध्यान से, आप एक बात समझेंगे। हमें आइडेंटिफाई करना है कि अगर कोई मेल आया जिसमें, अब प्रॉब्लम तो रियल वर्ल्ड में उल्टी होती है ना, स्पैम्स उसकी कंडीशन नहीं होती। रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास एक मेल आया, हमने देखा कि उसके अंदर विन भी है और ऑफर भी है, दोनों कीवर्ड है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो स्पैम्प है कि नहीं है। ये तो अभी तक हम होमवर्क कर रहे थे, दोबारा समझो। पहले तो बायस थ्योरम कैसे काम करती है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। तो जैसा हमने कल शॉर्टकट में ऐसे याद भी किया था, जो ऊपर है वो एज इट इज, जो नीचे है वो भी एज इट इज, और बाकी हम उल्टा करके लिख देते हैं। सो दैट इज बी बाय ए, है ना, हाउ इट इज वर्क। तो मेरे को एक्चुअली चाहिए क्या? मेरे को ये केस देखना है कि अगर कोई मेल आया जिसमें विन और ऑफर दोनों है तो स्पैम्प होने के क्या चांस है। तो जो ऊपर है वो एज इट इज, जो नीचे है वो दिस एंड लाइक दिस। और अब मैं देखता हूँ सारी चीजें मैं पहले से कैलकुलेट करके बैठा हूँ। सो एक्स बाय स्पैम्प, जो ऊपर हमने देखा था इंडिपेंडेंट केस, दैट इज 0.6। probability of spam हमें पता है, probability of spam is 0.4, and then the last thing is like total possible probability of x, वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 0.236, और जब ये कैलकुलेट करते हैं तो रिजल्ट आता है 0.949। सिमिलरली जब नॉट स्पैम देखेंगे, सेम यूज बायस थ्योरम, तो पूरा थ्योरम हमने लगाया, एंड देन ऑलरेडी ऑल वैल्यूज वी हैव कैलकुलेटेड 0.02, स्पैम ना होने की 0.6, एंड देन अगेन टोटल प्रोबेबिलिटी जैसे बोलते हैं दिस इज दिस, वैल्यू कम्स आउट टू बी दिस। तो इस बात का देखो क्या समझ आया। अगर कोई ईमेल आया जिसमें ये बात तो तय है कि उसमें विन और ऑफर दोनों वर्ड है, तो ये होने के कितने चांस है कि वो स्पैम हो? लगभग 94%। और ये होने के कितने चांस है कि वो स्पैम ना हो? लाइक 0.051%। तो ऑब्वियसली आप क्या मान के चलेंगे, हमारा जो बायस ऑप्टिमल क्लासीफायर है वो उस मेल को एज अ स्पैम मार्क करेगा। ये एग्जाम्पल
2 बार 3 बार रिवाइज करके देखिएगा क्या ये टोटल प्रोबेबिलिटीज हमारे पास गिवन थी, निकालना हमें क्या था और कैसे हमने पूरी प्रोसेस स्टार्ट की। यस, ये आप कर लेंगे तो बायस ऑप्टिमल क्लासिफायर में कोई कंफ्यूजन आपको कभी होगा नहीं। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? सब प्रॉब्लम है ये सारी प्रोबेबिलिटी, पूरा गेम प्रोबेबिलिटी पे डिपेंडेंट है और ऑब्वियसली उसी बेस पे आप ये सारा काम करेंगे। अब ये प्रोबेबिलिटी आप ब्लाइंड गेस कर रहे हैं, हिस्टोरिकल डेटा से सीख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना एग्जैक्ट कितना प्रिसाइज है, पूरे मॉडल की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है। अब मैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट दिखा देता हूँ, तो वही जैसा हमने यूज़ किया। हमें क्या करना है, बायस थ्योरम में जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी यानी कि जो रिजल्टेंट प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं किसी क्लास सी के लिए, सी बाय एक्स, वो कैसे करते हैं? तो बायस थ्योरम है। सो एक्स इज लाइक द टोटल केस एंड देन पी ऑफ सी, और इसका रेशो रिवर्स करके हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो सेम आइडिया है ना? अगर एक बार कंक्लूड करें, बिकॉज कभी कभी एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब लिखने के लिए आता है। तो एडवांटेज क्या है? एक तो ऑप्टिमल प्रेडिक्शन करता है। अगर प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू सही है तो इससे बेटर प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता। ऑप्टिमल अप्रोच है और जितना भी अवेलेबल डेटा प्रायर नॉलेज है वो सब प्रोबेबिलिटी की टर्म में मैं यूज़ कर लेता हूँ। प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है? फिर वही बात, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में जो एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करना है, दैट इज वेरी क्लोज टू इम्पॉसिबल। अगर एग्जैक्ट की बात करूं, है ना, और पूरा जो परफॉर्मेंस है वो एक्यूरेसी और प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। बाकी अगर बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट बात है, प्रैक्टिकल छोड़ देते हैं, एज अ थ्योरेटिकल बेंचमार्क ये बहुत अच्छा काम करता है ना। तो अगर हमने कोई दूसरा क्लासीफायर बना और हमें देखना है वो कितना अच्छा काम कर रहा है, सो दिस इज द बेंचमार्क। यार बायस क्लासीफायर अगर इतना कर रहा है तो आप उसके रेस्पेक्ट में कैसा क्लासीफाई कर पा रहे हो, दैट इज अ थिंग। एंड ensemble method learning like Bayes average to improve classification performance। तो जो बाकी के एल्गोरिथम्स हमारे पास है उनकी परफॉर्मेंस एनहेंस करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सर। अब नेक्स्ट आइडिया हमारे पास है नैव बेस क्लासीफायर। तो एक बात है कि यहाँ पे सबका जो मैथ्स है वो डिपेंडेंट तो बायस थ्योरम पर ही है ना, बट इसमें क्या चेंज है, क्या लॉजिक है, आइए भी उसको देखते हैं। अभी भी आप में से 75% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।